वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। दोस्तों, दिल्ली जैसे शहर में अगर हमारे लव्ड वंस को कोई हेल्थ कंसर्न हो तो हमारे लिए ये डिसाइड करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम किस हॉस्पिटल में जाएं, कहाँ डॉक्टर्स हमें पर्सनलाइज्ड अटेंशन देंगे। और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं दिल्ली में जो दिल्ली में होने के बावजूद इतना पर्सनल अटेंशन देते हैं पेशेंट्स को, इतने अच्छे से उनको टेक केयर करते हैं। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि ऐसे लोगों को मैं यहाँ बुलाऊँ और आपसे मिलवाऊँ। तो मिलते हैं आज डॉक्टर निधि सरीन से, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं MGS हॉस्पिटल दिल्ली की। वेलकम टू द शो डॉक्टर निधि। थैंक यू डॉक्टर मीनू, थैंक यू मेरे को यहाँ पे वेलकम करने के लिए और बुलाने के लिए अपने शो पे। डॉक्टर निधि, मैंने MGS हॉस्पिटल को विजिट किया है। आई हैव सीन द फैसिलिटीज़ देयर एंड डेफिनेटली लाइक देम, बट मैं चाहूँगी कि आप खुद इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मेरे व्यूअर्स को बताएं। डॉक्टर मीनू, हॉस्पिटल की स्टोरी स्टार्ट होती है 1994 से। ये हॉस्पिटल बेसिकली टिकाना साहब गुरुद्वारा वालों का है, जो कि पंजाबी बाग में एस्टैब्लिश्ड एक बहुत ही रिनाउंड गुरुद्वारा है। 1994 में महाराज जी ने इस हॉस्पिटल को चलाने की जिम्मेवारी दी थी श्री GS बाबा जी को। तब ये हॉस्पिटल एक बहुत ही छोटा सेटअप था। आई हॉस्पिटल से ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था एंड एक ये बहुत ही लंबी जर्नी बाबा सर ने शुरू की। ही केप्ट एडिंग मोर डिपार्टमेंट्स टू इट, सारे इक्विपमेंट्स ऐड ऑन किए एंड विद अ विजन कि ही वांटेड कि जो भी इस अस्पताल में आए वो ठीक होके जाए। हमारे हॉस्पिटल का तो लोगो भी है, रोगी का प्रभ खंडो रोग। वाओ। मतलब जो हमारे हॉस्पिटल में आएगा वो अपनी जो रोग है उससे ठीक होके जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम 2 months बैक और अब हॉस्पिटल की देखरेख है उनके सपुत्र देख रहे हैं श्री राजवंत बाबा जी एंड उन्होंने 3 साल पहले ज्वाइन किया था और वो अब हॉस्पिटल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए हैं। मैम, आप कब से जुड़ी हैं इस हॉस्पिटल के साथ? मैंने एक्चुअली अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी शुरू ही MGS हॉस्पिटल से की थी। मैं इस हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ 2000 से। यहाँ पे मैंने 12 साल काम किया। फिर मैं अपनी थोड़ी सी फर्दर स्टडीज़, मोर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आई वॉज वर्किंग समवेयर एल्स ऑल्सो। मैं वापस अस्पताल में ज्वाइन की हूँ। अब मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हॉस्पिटल में और दैट इज़ व्हाट द जर्नी ऑफ द हॉस्पिटल इज़। और मेरी जर्नी है हॉस्पिटल के साथ। जी मैम, मैंने सुना है MGS हॉस्पिटल इट इज़ नोन फॉर इट्स इमरजेंसी सर्विसेज। एब्सोल्युटली राइट। आपने सो इसके बारे में मतलब व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट MGS हॉस्पिटल? मैम, स्पेशल MGS हॉस्पिटल का ऑफ कोर्स मुझे जो लगता है ऑल डिपार्टमेंट्स हम बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं, बट इमरजेंसी इट इज़ ऑलवेज मैन्ड बाय क्रिटिकल केयर डॉक्टर, एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक फिजिशियन हमारे हॉस्पिटल में। बिकॉज कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। करेक्ट। अदरवाइज हम डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर को आने में टाइम लगेगा, तो वो जो इम्पोर्टेंट उसका पीरियड होता है वो खराब होता है। हमारे पास वो इन हाउस फैसिलिटीज़ हैं। 24/7 हमारी कैथ लैब चलती है। हमारा रेडियोलॉजी जिसमें CT स्कैन, MRI वो 24/7 चलता है। एंड हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं जी। हमारी जो लेबोरेटरी है हॉस्पिटल की दैट हैज़ अ टाई अप विद द मैक्स लैब्स, तो जो रिपोर्ट्स की ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं रहता है। ओके मैम, आपने बताया आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो आपके दायरे में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं? मेरे दायरे में सारा हॉस्पिटल का ऑपरेशंस आता है, मेडिकल मैनेजमेंट आता है, क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल आता है। मैं खुद एक NABH असेसर हूँ, तो इसीलिए हॉस्पिटल में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना एक मेरी जिम्मेवारी है। मैं एक मेडिकल लीगल कंसल्टेंट भी हूँ, तो हॉस्पिटल में सारे इश्यूज़ जो हमें देख के चलने पड़ते हैं आजकल के ज़माने में, वो सब बहुत अच्छे से टेक केयर किए जाते हैं। बेसिकली पेशेंट केयर हमारे हॉस्पिटल का प्राइम मोटो है। और वो सब आई टेक केयर ऑफ कोर्स विद अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। अकेले तो आप जानते हैं कुछ हो नहीं पाता है। आई हैव अ वेरी डेडिकेटेड टीम ऑफ डॉक्टर्स जो कि फुल टाइम एसोसिएटेड है हॉस्पिटल के साथ, वेरी गुड नर्सिंग स्टाफ। हम एक चीज़ अपने अस्पताल में बहुत अच्छे से समझते हैं, हर किसी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर स्वीपर नहीं है हॉस्पिटल विल नॉट बी क्लीन। करेक्ट। तो एवरी पर्सन इन हिज ओन वे वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करेगा तो पेशेंट हैप्पी और सेटिस्फाइड जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने एक लेडी होने के बावजूद कितना टफ रोल ये निभा रही हैं एंड इट इज़ वंडरफुल टू मीट यू डॉक्टर निधि। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स भी बहुत खुश होंगे आपसे मिलकर।
डॉक्टर निधि, आपने बताया आई हॉस्पिटल से ये स्टार्ट हुआ था, एमजीएस हॉस्पिटल, और धीरे धीरे आप लोगों ने डिपार्टमेंट्स ऐड करते गए हॉस्पिटल में, और अब आज की डेट में भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी हैं, बट हर हॉस्पिटल का एक फोकस रहता है कि हमारा ये यूएसपी होना चाहिए या ये पर्टिकुलर एरिया हमारा सबसे बेस्ट होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। तो आपके हॉस्पिटल की क्या स्पेशलिटी है? हमारी सुपर स्पेशलिटी जो डॉक्टर्स हैं और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। ओके। चेस्ट फिजिशियन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन आजकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल आर एस्थमेटिक एंड चेंज ऑफ सीजन पे उनको जो दिक्कतें होती हैं, तो हमारा वो डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली आफ्टर कोविड। स्पेशली आफ्टर कोविड, करेक्ट। हमारा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने अभी लेज़र मशीन्स अपने हॉस्पिटल में इंस्टॉल की हैं वेरी रिसेंटली, एंड मोर लेज़र यूनिट्स आर कमिंग फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन ऑल्सो, ताकि नो कट टेक्निक वाला जो आज सिस्टम है आजकल, वो हमने शुरू किया है। हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी इज़ देयर, मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हम करते हैं, एंड हमारे बड़े सून रेडिएशन ऑन्कोलॉजी शुरू हो जाएगा। वी आर ओनली वेटिंग फॉर द अप्रूवल्स फ्रॉम लीगल कंप्लायंसेस। अभी वो भी हमारा शुरू हो जाएगा, मे बी इसी साल में वो भी शुरू हो जाएगा। जी मैम, जैसे कोविड एरा था, इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर द एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी, तो हम सब ने बहुत कुछ उससे सीखा। तो आप क्या समझती हैं एज एमजीएस हॉस्पिटल, कितना आप उससे सीख पाए और कितना आप अपने आप को बेटर बना पाए ऐसी और कोई भी एपिडेमिक सिचुएशन को टैकल करने के लिए? वंस यू आर टॉकिंग अबाउट कोविड, मैं को एक ये प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें मैं अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, जिस तरह से उन्होंने कोविड टाइम में सभी पेशेंट्स की उनके साथ रह के सेवा की। आप यकीन माने 24/7 हम लोग हॉस्पिटल रहते थे, एंड हमारा मोर्टेलिटी रेट, मतलब हमारे पेशेंट्स का ठीक होके जाने का रेट बहुत अच्छा था। हर किसी की सेवा करनी थी, वो तो एक मेरे को लगता है हर इंडियन के मन में वो जज्बा आया हुआ था, टू सर्व मैनकाइंड एंड टू सर्व ह्यूमैनिटी। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड हमने भी प्रोग्रेस किया है। कुछ तो गाइडलाइंस थी हमें सरकार की तरफ से कि हमें अपना ऑक्सीजन प्लांट वगैरह लगाना है, वो हमने किया, एंड मैन पावर बढ़वाई। आई थिंक फर्दर ऐसा कोई एपिडेमिक आना नहीं चाहिए, आएगा तो अब दिल्ली के सभी हॉस्पिटल्स बहुत सक्षम हैं उसको मैनेज करने के लिए। जी मैम, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ कितनी भी अच्छी हों और कितना भी अच्छी सर्विस हॉस्पिटल प्रोवाइड करने की कोशिश कर ले, बट ग्रीवेंसेस तो होते ही हैं। एंड ओपीडीज़ में जनरली दिल्ली का जो सीन मैं देखती हूँ, हमेशा ओवर क्राउडेड रहते हैं। तो क्या आपके पास इसके लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटी, कोई प्रॉपर मेजर्स आप लेते हैं जिससे कि इन चीज़ों को हैंडल किया जा सके? एब्सोल्युटली, कोशिश हमेशा हमारी रहती है कि मिनिमम ग्रीवेंसेस हों और पेशेंट्स कंफर्टेबल रहें ओपीडी में। एक तो हमारी ओपीडी चलती है 9 to 7, तो बहुत लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम पे होती है ओपीडी, प्लस हमने सारे स्लॉट्स दिए हैं डॉक्टर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल, एक फिजिशियन आपको 9 से 5 सारा दिन मिलेगा ही मिलेगा, एक सर्जन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो सिर्फ 2 घंटे के लिए नहीं बैठे हुए कि उस टाइम पेशेंट की बहुत भीड़ होगी। अनदर थिंग इज हमारा, बिकॉज आजकल सारे पैनल्स इम्पैनल्ड होते हैं हॉस्पिटल्स के साथ, तो वी हैव सेपरेट काउंटर्स फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर पैनल। सीनियर सिटीजन्स का हमारा रजिस्ट्रेशन का अलग काउंटर है। सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने हेल्प बॉयज़ और गर्ल्स रखे हुए हैं, तो जैसे ही वो आएंगे तो उनको एक एक असिस्ट करने के लिए वो साथ उनके लग जाते हैं। ओके, दैट्स रियली नाइस। डॉक्टर निधि, बहुत कम होता है कि इतनी बड़ी पोजीशन पे कोई बैठा हो और वो हमारे साथ रूबरू हो, एंड सिंस यू आर हियर, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। समथिंग वेरी कॉमनली सीन, एवरीबडी हैज़ अ मेडिकल इंश्योरेंस, बट व्हेन इट कम्स टू टेक द क्लेम, अक्सर हॉस्पिटल्स कोऑपरेट नहीं करते। लोगों को व्हेन दे नीड द मनी, उस टाइम पर क्लेम नहीं मिल पाता। तो उसके लिए आई एम श्योर एमजीएस ने भी कोई मेजर्स लिए होंगे, बिकॉज एज यू सेड, आपका मोटो ही ये है कि आप पेशेंट केयर पे फोकस करती हैं। तो आई वुड एक्चुअली वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू फॉर माय व्यूअर्स। इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन जो आपने पूछा है। ये एक मिसनोमर है कि लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल्स आपको कैशलेस प्रोवाइड नहीं करते। हम कैशलेस की पूरी कोशिश करते हैं, बट पेशेंट्स कई बार अपने जो बीमारियां हैं या एलिमेंट्स हैं उसको अगर एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस नहीं बताते हैं, दैट इज़ व्हेन द प्रॉब्लम कम्स। करेक्ट। अदरवाइज हॉस्पिटल इज एब्सोल्युटली नॉट ओनली एमजीएस, ऑल हॉस्पिटल्स कैशलेस देने में मुझे नहीं लगता किसी भी अस्पताल को दिक्कत होगी, बिकॉज ये एक हमारा एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी टाई अप होता है।
अगर पेशेंट्स अपनी एलिमेंट्स इंश्योरेंस के टाइम एजेंट्स की बहकावे में ना आके, इफ आई एम अलाउड टू से दैट, दे प्लीज टेल कि हमें कितनी देर से कोई एलिमेंट है, दे विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। एंड आजकल तो इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अपना सिस्टम बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया है। एक सिंगल पोर्टल पे उन्होंने सब कुछ काम शुरू कर दिया है। हम अपलोड करते हैं सारी डिटेल्स पेशेंट्स की और हमें बहुत जल्दी उनके अप्रूवल्स आते हैं। तो ये एक मिसनोमर मेरे को लगता है सोसाइटी में है। डॉक्टर निधि, सिंस यू आर हियर, मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को अपने एक्सपीरियंस से, सिंस यू बीन सीइंग पेशेंट्स ओवर द टाइम, तो मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को कुछ ऐसी टिप्स दें, कुछ ऐसे डोंट्स बताएं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, सो दैट दे डोंट एंड अप इनटू बिग प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स। श्योर। डोंट से पहले डूज एक मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ गो इन फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। एनी एज, नॉर्मली कहते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40-50 गो इन फॉर हेल्थ चेकअप्स। वाई नॉट एनी एज? वाई शुड आई नॉट फाइंड आउट एज एन इंडिविजुअल कि मेरा अंदर इंटरनल सिस्टम ठीक है कि नहीं? करेक्ट। हेल्थ चेकअप्स के लिए जाना चाहिए। और एक आजकल हर फैमिली में एक डॉक्टर बना हुआ है। मुझे लगता है अगर कोई एलिमेंट है तो उसको घर पे आप 1 दिन 2 दिन देखें, उसके बाद बेहतर होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। जी। हम एक नॉर्मल ज़ुकाम को ट्रीट करते हैं अपने लेवल पे, हो सकता है वो कल को ख़राब होकर ब्रोंकाइटिस हो जाए, कुछ और हो, कुछ और एलर्जिक रिएक्शन हुए हों बॉडी में। तो आई सजेस्ट इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी सिम्टम को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। नो सिम्टम शुड बी इग्नोर्ड। वो हमारी बॉडी का एक अलार्म हो सकता है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैम, बहुत अच्छी बात आपने बताई, बट इसके लिए मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इसको इलाबोरेट करें। जैसे हेल्थ चेकअप हर एज में कराना चाहिए, हर किसी को कराना चाहिए, बट जैसे सपोज थोड़ा सा टाइम इंटरवल का या थोड़ा सा और डिटेल में आप बताएं। मे बी वंस अ ईयर इज़ वेरी गुड। ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, अल्ट्रासाउंड्स करवाने के लिए नॉर्मली हम कहते हैं वंस यू रीच द एज ऑफ 40, एक बार या 40 या 45, एक बार हमें अपनी कार्डियक स्क्रीनिंग करवानी चाहिए जिसमें इकोकार्डियोग्राफी या टीएमटी हो जाए। फीमेल्स हु रीच अ पर्टिकुलर एज ऑफ 40-45, एक बार उनको मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए, पैप स्मेयर ज़रूर कराना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प देम। जी। Once a year is a very good number that they should keep with themselves कि हमने साल में एक बार अपना पूरा प्रोफाइल ज़रूर चेकअप करवाना है। जी। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहूँगी, जैसा डॉक्टर निधि ने बताया, मेडिकल हेल्थ चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सिम्टम हमारी बॉडी में अगर आता है, हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। होम केयर इज़ ऑलवेज गुड, बट अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिम्टम 1-2 दिन तक परसिस्ट करता है तो हमें डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एटलीस्ट हमारी मेंटल पीस तो बनी रहेगी। तो जाते जाते डॉक्टर निधि, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप इतने बड़े ओहदे पर हैं और इतना सारा टाइम यूटिलाइज हो जाता है आपका दिन का हॉस्पिटल में ही, पर्सनल टाइम कितना मिलता है आपको और उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं? बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम्स टू आंसर दिस। देयर आर डेज पर्सनल टाइम, पर्सनल स्पेस ज़रूर मिलता है और बहुत अच्छे से मिलता है। बट येस, अगर कोई हॉस्पिटल में दिक्कत है तो उसको मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ इमीडिएटली। और मैं अपने फ्री टाइम में क्या करती हूँ? आई डू अ लॉट ऑफ रीडिंग। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऑकल्ट साइंसेस, सो आई स्टडी दैट। और मैं ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस भी करती हूँ। वंडरफुल। Thank you so much, Dr. Nidhi. It was really wonderful to have you here. Thank you so much for calling me here on your show. Thank you so much. तो मिलते हैं दोस्तों एक और गेस्ट के साथ एक ब्रेक के बाद। दोस्तों, अभी जिनसे हम मिले वो एक हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी और अब जिनसे हम मिलने वाले हैं वो हमारी लाइफ की डायरेक्टर हैं। आपकी लाइफ की भी डायरेक्टर हो सकती हैं, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं खुश रहना, जीना। यही उनका मोटो है और यही उनकी ज़िंदगी का मकसद है। तो मिलते हैं आरुषि कपूर से, जो कि एक इन्फ्लुएंसर भी हैं और इनके करीब 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं सोशल मीडिया पर। वेलकम टू द शो आरुषि। Nice to be here. Thank you for having me.
मैंने अभी अपने व्यूअर्स को बताया कि आप हमारी लाइफ के डायरेक्टर हैं और हमें सबको खुश रहना सिखाती हैं, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं आप ये करती कैसे हैं? तो मेरा इंस्पिरेशन है डेली लाइफ, कुछ भी होता है, कुछ भी ऐसे क्लिक करता है, कुछ भी रिलेटेबल होता है, आई नो दैट आई एम नॉट दी ओनली वन जिसके साथ ये हो रहा है, राइट? तो ऐसा कोई रिलेटेबल मोमेंट होता है, स्पेशली मेरी जो ऑडियंस है, मेरी ऑडियंस मेनली वुमेन है, एंड अ लॉट ऑफ माई ह्यूमर, अ लॉट ऑफ माई कंटेंट इज़ वेरी वुमेन सेंट्रिक। तो जो भी ऐसे मतलब अंदर से झांक के जो देखते हो ना, जैसे अंदर से कोई रिलेटेबल कंटेंट निकल ही आता है, अगर मतलब जैसे सो मेनी थिंग्स दैट हैपन टू वुमेन, लाइक रैंडमली पेट दर्द हो जाता है, रैंडमली कुछ भी, मतलब कभी भी हेल्थ हमारा 100% नहीं होता है, फॉर इंस्टेंस पीरियड कभी भी आ जाता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ अगर सपोज पीरियड नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, माइग्रेन हो रहा होता है, सिर दर्द हो रहा होता है, कुछ तो हो रहा होता है ना, समथिंग रॉन्ग विद वुमेन ऑल द टाइम। तो आई जस्ट वांटेड टू टैप इनटू दैट, just make it relatable कि देखो you're not alone, it's happening to everyone, and just take it with a pinch of salt, take it थोड़ा सा light hearted way में, that yeah, just it's all of us, let's laugh about it together एक साथ। yeah. दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है इस एपिसोड में। आरुषि, मेल्स के साथ कुछ खास दुश्मनी है? आप उनको थोड़ा सा दूर रखती हैं? नहीं, आई मैरिड वन, तो एक तो है, एक अच्छा लगता है बस, बाकी नहीं। तो जिससे मैंने शादी की है, ही इज़ द बेस्ट वन। उसके बियॉन्ड प्रोबेबली नॉट, बट ऑल्सो बिकॉज मेरे को लगता है दैट आई फील लाइक वुमेन सपोर्टिंग ईच अदर एक बहुत ही इट्स सो इम्पॉर्टेंट, एक बहुत कहीं ना ये पेट्रियार्कल वो आ गया है ना, बिलीव दैट ओ औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरत ही औरत को सपोर्ट नहीं करती। आई डोंट वांट दैट, आई वांट टू चेंज दैट, आई वांट टू बी सपोर्टिव टुवर्ड्स वुमेन, बिकॉज लाइक एक तो मेरे को आई वांट टू बी सपोर्टिव, आई वांट टू प्रोटेक्ट the women who are who if someone comes to me for help, for example, मुझे उसको हेल्प करना है, मुझे जो भी whatever happens, I would rather help that woman, I would rather give that kind of leeway, थोड़ा support दूंगी मैं उसको, क्योंकि I know where she's coming from, I know that background। एक a man and a woman in comparison, जो woman है उसने डबल मेहनत की है सेम चीज़ करने में, करेक्ट, so I will support her no matter what। तो दुश्मनी नहीं है, but I just want to support women more। Okay. Yeah. So when did this idea come to you? Like when did you start all this? I guess I was born into it, because I was basically raised by two very very strong women। Okay. Dad तो थे, but mostly mummy और मासी। Okay. Two very strong feminist women। I was in a girls' school, I was in a girls' college। Okay. So ऐसा कोई वो नहीं था कि I was always witness to very wonderful women, very funny women, very talented women, and I'm just like कि हम हैं यार, बहुत कूल है हम लोग, हमें सपोर्ट करनी चाहिए यार। आरुषि, जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, तो नॉर्मली पेरेंट्स हमें समझाते हैं सीरियस रहो, पढ़ाई में ध्यान दो, एंड नॉर्मली जैसा आपका नेचर है, लाइक यू आर ऑल्सो बबली, फुल ऑफ लाइफ, ऐसे लोग ज़्यादातर इन चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं। So they are like mostly the backbenchers. So are you one of them? No, I was never a backbencher. I was always an A+ student। I went to LSR, very good college by the way। So I went to Jamia, again very good college। But एक point के बाद ऐसा burnout हो गया था मेरे को कि I'm like नहीं, बस अभी true self बनना है। So but नहीं, ऐसा नहीं है, it's just a stereotype I think कि मतलब you have to be serious, ऐसा कुछ नहीं है। and by the way इससे भी हो रही है अच्छी कमाई, ठीक है, ऐसा नहीं है। it's pretty good। so ऐसा नहीं, थोड़ा सा मतलब चाहे सामने बैक बेंचर लगो, बट पीछे अपना A+ वाला करियर, अपना थोड़ा सॉलिड फाउंडेशन रखो, it's good enough। that's a good combination of that। आई एम श्योर आरुषि, कमाई तो बहुत अच्छी हो रही होगी, एंड माई बेस्ट विशेस टू यू ऑलवेज। बट जैसे आपने बताया कि women always are complaining, कंप्लेन बॉक्स खुला ही रहता है, जब देखो तब ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, समथिंग और द अदर।
तो क्या आपके टॉक शोज भी इसी तरीके के टॉपिक्स को रिलेट करते हैं? समवॉट, बिकॉज देखो ना अपने आसपास कितना कुछ है कंप्लेन करने को। लाइक ठीक है, किसी की लाइफ सही नहीं चल रही है, आई मीन लुक एट अस, या तो घर में प्रॉब्लम हो रहा होता है या तो बाहर या वर्क प्लेस पे, देयर इज नो, मतलब ऐसे आई डोंट थिंक एनी वुमन कैन बी 100% सेटिस्फाइड, क्योंकि ये दुनिया बनी नहीं हमारे अकॉर्डिंग। इट्स सो, मतलब इट्स मेड अकॉर्डिंग टू मेन ना, एसी का टेम्परेचर तक मेन के लिए बना होता है, तो विमेन क्यों ना कंप्लेन करें, और क्यों ना हम उनको फोरम दें कंप्लेन करने के लिए जब कुछ बना ही नहीं हमारे लिए। टेक अप दैट स्पेस ना, वो करना है। आई मीन आई बेसिकली मेड दैट पॉडकास्ट बिकॉज आई एम लाइक टेक बैक दैट स्पेस। एक तो पॉडकास्ट खुद ही ऐसे मतलब मेल डोमिनेटेड स्पेस बन चुका है, एंड सब लोग उसमें कुछ स्मार्ट बातें नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो ठीक है, आई मीन थोड़ा बहुत वैल्यूएबल चीज़ें बोल रहे हैं, बट नॉट एवरीवन। तो आई मीन हम भी, दो वी आर वेरी स्मॉल राइट नाउ, बट हैं हम में भी है थोड़ा बहुत स्मार्ट, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, हम भी कुछ रखना चाहते हैं। एंड जब तक बोलोगे नहीं, जब तक अपने इशू सामने नहीं रखोगे, तब तक पता कैसे चलेगा? एंड है बहुत है, women have enough to complain about, for real. But then they always say na, you should not complain. If you complain more, life gives you more reasons to complain. No, I think you should complain. So that complaint is very important. Why not? Okay. Yeah. हर कॉन्वर्जेशन का एक मोटिव, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और आप लाइट हार्टेडली बहुत अच्छे से इन अ वेरी ह्यूमरस वे यू प्रेजेंट बिग इश्यूज ऑफ लाइफ, एंड ऑफ कोर्स इसके पीछे कोई मोटिव तो रहता होगा. Is there a message that you want to convey? What is the motive behind all this? So, मतलब motive is simple that मतलब कोई we do, मतलब बहुत कॉन्वर्सेशनली होता है यूजुअली, बट उसमें से कुछ वैल्यूएबल हमेशा कुछ ना कुछ निकल आता है. लाइक रिसेंटली एक एपिसोड में वी स्पोक अबाउट विमेंस हेल्थ, कि हम वाई आर वी नेवर एट 100% हेल्थ, विच इज़ ट्रू. एंड उसमें ये आई ऑल्सो स्पोक अबाउट हाउ आई वॉज डायग्नोज्ड विद PCOS, जबकि PCOS में सिम्टम्स आर वेट गेन एंड यू नो इरेगुलर पीरियड्स, ये सब, और मेरे को ये कुछ भी नहीं था. एंड आई सडनली डिस्कवर्ड आई हैड PCOS एंड आई हैड नो आइडिया व्हाई, बिकॉज विमेन्स बॉडीज वर नॉट रिसर्च्ड इनफ. एंड ये पता, एंड yeah, because they didn't know that this is also not, it is not exactly a symptom. And I got to know through an ultrasound कि PCOS है मेरे को. एंड अगेन why shouldn't I complain about this? क्यों नहीं मेरे को कंप्लेन चाहिए कि एक सिम्टम जो मतलब ऐसे मेरे को देख के मेरी डॉक्टर ने बोला no you can't have PCOS because you are not gaining weight. And I found out I had it after 3 years after changing 4 gynaes, because all of them looked at me and said नहीं आपको नहीं हो सकता, आपको मुझे क्यों हो रहा है पेन? नहीं पीरियड पेन तो नॉर्मल है, आपको हो रहा है. मैंने कहा नहीं मेरे को थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा है, मैं बता रही हूँ मुझे पेन है. बट पूरा मतलब आई वाज जस्ट, पूरा गैस लाइटिंग चल रहा था सारी गायनी से कि नहीं तुमको नहीं हो सकता. फाइनली अल्ट्रासाउंड करके रियलाइज किया दैट आई हैड वेरी सीवियर PCOS एंड समथिंग कॉल्ड लीन PCOS, जिसमें वेट गेन नहीं होता है, वेट लॉस होता है उल्टा. Okay. And yeah, and so many women from that podcast went and got checked, and at least 2 people DM'd us and said we also, you know, we got to know because हमको इतना acne हो रहा था that we realized that we also had PCOS because of this. But and the their gynae said that it's good that you got it tested now, otherwise पता ही नहीं चलता जब तक your fertility is completely gone. Correct. It's so like that, but you are yeah, creating awareness. exactly. So That's a wonderful thing. yeah, for That's myself a also. wonderful Yeah. तो देखा दोस्तों कितने लाइट हार्टेडली इन सच ह्यूमरस वे आरुषि ने एक कितना सीरियस टॉपिक कवर किया अपने शो में. ये अपने पॉडकास्ट में भी ऐसा ही करती हैं. तो एक सबसे पहले इनका क्लिप देखते हैं हम. Things that can be said in other places as well, which require consent. So in the same context, like in chai, like you see it sounds so ridiculous, but in alcohol I have literally had people open my mouth like this and put alcohol in my, like, you know, put that those beer Yeah, tubes yeah.
and it is, I'm sorry, it's very triggering. Even that, like, it's not cool. It's like it's a form of violation of your boundaries. So it's just, I mean, we're probably not talking about alcohol also here, but yeah, it just resonates to consent. Like, it just cascades into consent in general. Yeah, because this then becomes a cultural thing, right? Because alcohol is accepted, right? Then when it comes to, let's say, certain boundaries, when it comes to your family or your friends, in our culture, we accept a lot of things that, acha, theek hai bhai, let's say, locking the room as a child, all right, or even as an adult. Why are you locking your room? What are you doing? There is ऐसा no, क्या कर रहे हो? like there is दीवार this के पीछे, entire हाँ. thing that you do not have your own right to your own privacy in your own room. There is no boundary. And this then transcends. I remember there was this one point, I had locked my room. My male relative was like, why did you lock your door? First up, you're not my father, you're not my immediate relative. Why are you asking me what am I doing with my door locked? And it is accepted. And then this issue, when it comes to the creepy uncle. आरुषि, आप academically क्या किया है आपने? बहुत कुछ. No, so I did, मतलब मेरा graduation मैंने LSR से किया है. I did journalism honors. Then I did masters in mass communication from Jamia. Then I worked for 10 years, worked full time, gainfully employed for 10 years. Okay. उसके बाद अभी when I left my full time work to pursue content, and I was basically consulting and all of that. तो अभी उससे चल रहा था सही से, तो अभी चल रहा है वही. So basically that. तो आरुषि, इस पॉडकास्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? सबके जैसे दूसरों के पॉडकास्ट देख के आपको लगा कि ये सब बहुत सीरियस चल रहा है, तो मैं कुछ लाइवली लेकर आऊँ, और वाज देयर सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर? So एक बार me and my friend we were just talking on the phone and हमारा conversation चला कुछ 3 घंटा. तो we were like, and हम लोग काफ़ी इंटेलिजेंट बातें कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग रैंडम बातें कर रहे थे. तो वी वर लाइक, हमको पॉडकास्ट करना चाहिए, वी शुड, बिकॉज फिर सेइंग स्मार्ट थिंग्स. और फिर पहले से फॉलोइंग भी था थोड़ा, जैसे सो देयर इज अ चैनल कॉल्ड ओके टेस्टेड, तो मैं उसमें एंकर रही हूँ अभी भी. अभी भी मतलब नॉट एज फ्रीक्वेंटली बट आई स्टिल एंकर. तो उसमें भी उससे काफ़ी फॉलोइंग मिला था. एंड देन देयर वाज इंस्टाग्राम में भी काफ़ी फॉलोइंग है, थोड़ा बहुत, आई मीन नॉट काफ़ी, बट उससे थोड़ा सा पुश मिला. एंड जब एक दो एपिसोड्स डाले हमने फर्स्ट फ्यू, तो यूजुअली क्या होता है, नए यूट्यूब चैनल में ऐसे 20 व्यूज़ भी आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है. बट इट हैड लाइक द फर्स्ट वीडियो हैड 500 व्यूज़, which was huge, which was like, oh my god, this will work. Yeah, and so it was a big motivation. Yeah, so now so that's why hence we thought, I think this should be a good idea. Also because another thing is that पूरा podcast space is full of very serious, very stoic men जो बहुत कभी बहुत स्टूपिड बातें भी करते हैं. तो आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग कैसे कुछ इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं, बट हमें भी हक मिलना चाहिए स्टूपिड बातें करने का. and we should also have a platform, why not? Yeah. So yeah, we were like, okay, if while you're eating, while you're cleaning the house or something, जब लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, तो तुम क्यों मतलब कुछ सीरियस सुनो, कुछ कूल सुनो, कुछ फन सुनो. तो that's why we wanted to basically get into that space, and उसी के थ्रू अगर कुछ इन्फो मिलता है, कुछ एजुकेशन मिलता है, then very good, well and good. Yeah. I fully agree, आरुषि. अगर इसी तरीके से हम लाइफ को इतना लाइटली लें और हंसते खेलते रहें, तो आई एम श्योर बड़े बड़े सीरियस इश्यूज भी कम छोटे हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स कम लगने लगती हैं हमें खुद को. एंड एज यू सेड, एवरीबडी डज हैव प्रॉब्लम्स, इट्स जस्ट द वे हाउ वी टैकल देम. Yes, absolutely. Yeah. Wonderful to have you here, Arushi. I think this was one of the most lively shows. Thank you so much. Thank you for having me. तो दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. फिर मिलेंगे डॉक्टर मीनूस शो में.